So welcome to Kamakshi to Within the Life, Thank you so much, sir. a podcast channel. We want you to express your feelings about cyber security, cyber crime, what is happening in India these days. जी उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसमें किया। तुमको इतना अवार्ड मिला है, सब कुछ मिला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नाम है, तो क्या समझती हो कि साइबर क्राइम से ज़्यादातर लेडीज़ का ज़्यादा रिलेशन है क्या? ऐसा क्या मानती है इस बात को कि जी जैसे हाँ। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हम सबकी लाइफ इजी करने के लिए फ़ोन्स आ गए हैं, फ़ोन में इंटरनेट आ गया है, हाँ, उसी तरीके से क्रिमिनल्स के लिए भी क्राइम करने के लिए ये एक रूट बन चुका है। हाँ, मतलब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, और हाँ। लेडीज़ों को टारगेट करने के लिए, वुमेन्स को विक्टिमाइज करने के लिए उनको इससे अच्छी जगह नहीं मिलती। हम सबकी लाइफ अभी जितनी रियल वर्ल्ड में है, उससे ज़्यादा आजकल के बच्चों की और इवन आजकल की जनरेशन की जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में है। हमारे सारे फ़ोन कॉल्स इसमें, हमारा फाइनेंशियल अमाउंट इसमें है। एक फ़ोन से मुझे सब कुछ पता लग जाता है कि हाँ, अगर मैं किसी भी रैंडम पर्सन को बिल्कुल नहीं जानती हूँ हाँ, और उसका फ़ोन कोई चेक कर ले, तो उसको पता लग जाएगा कि इसके घर में कौन कौन है, ये किससे क्लोज है, व्हाट्सएप चैट्स जाके उसकी डिटेल्स पता लग जाएंगी, उसका बैंक बैलेंस, हर चीज़। तो ये फ़ोन एक कह सकते हैं आज की डेट में इंसान की एक डिजिटल ज़िंदगी है, और जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों के लिए असल ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण डिजिटल ज़िंदगी हो गई है। हाँ। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे कि अगर कोई हमको कॉल करे या कुछ करे या कनेक्ट करे, तो क्या उसको हमको क्या क्या चीज़ों से अपने को बचाना चाहिए, जैसे कि हम फंसे ना किसी साइबर क्राइम में? जी, जैसे सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं कि लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके ओटीपी मांग लेते हैं, तो हमें ऐसी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अब हम लोग ओटीपी वाला जो फ्रॉड आया था वो 10 साल पुराना है, लेकिन आज भी उसकी हाँ। वजह से 10 से 12 करोड़ का साइबर क्राइम प्रतिदिन हो रहा है। इसके साथ साथ जैसे हम लोग अभी पैकेजेस ऑनलाइन डिलीवरी पे बहुत निर्भर हो गए हैं कि कुछ सामान चाहिए, हाँ। ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब क्या होता है, ये सारा डाटा जो है वो कॉल सेंटर्स के पास होता है, क्योंकि जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये कंपनीज हैं, इनके कॉल सेंटर्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं। अब वहाँ से ये डाटा जो है वो लीक हो जाता है। तो क्या होता है, आपने कभी कभी ऑर्डर भी नहीं किया होगा, फिर भी आप पे एक रैंडम कॉल आएगी कि हमें आपका एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, आप लोकेशन भेजिए, या आप एक ओटीपी बताइए, या आप इस लिंक पे जाके लॉगिन करिए। आप जैसे उस लिंक वगैरह पे लॉगिन करेंगे, अपना ओटीपी शेयर करेंगे डिलीवरी के लिए, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। लेकिन जो हमने एक्चुअली ऑर्डर किया है जी। अमेजोन में, सपोज करो, तो वो अगर ओटीपी मांगेगा, जी सामने आके मांगेगा ना वो तो। जी, पर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। हाँ, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। हाँ, उसमें नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हम लोग डिलीवरी करने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ लेकिन आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, जी, तो ऐसे में हम लोग फंसते हैं कि हम लोग उसको ओटीपी देते हैं। ओटीपी वगैरह देते हैं। और बहुत बार ये होता है कि हम लोग बहुत सारे ऑर्डर्स करते हैं आज की डेट में, कभी कोई पार्सल हाँ। आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत बार वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपने ऑर्डर भी नहीं किया है, फिर भी कि आपके लिए कोई ऑर्डर आया है, आप ओटीपी दे दीजिए, तो हम आपके यहाँ हमें आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी और हम आपकी लोकेशन पे आके हाँ। डिलीवर कर देंगे, इस तरीके से। और जैसे महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, उसकी वजह से फिर पेमेंट का इशू आ जाता है। तो पेमेंट अगर वो कैश ऑन डिलीवरी कर रही हैं तो सेफ है, पर मैक्सिमम क्या होता है, कुछ ऐसी फर्जी वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं जहाँ पे जैसे अभी आपका 26 जनवरी आएगा तो उसमें सेल चलती हैं, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी फर्जी वेबसाइट बनाई जाती हैं, उनके सेम डोमेन नेम लेके, मतलब एक सिमिलर ले लेते हैं, जैसे अमेजोन में $N लगा दिया, उस तरीके का डोमेन नेम उन लोगों ने खरीदा सिमिलर सा, और उस पर एक फर्जी वेबसाइट बना दी और वहाँ पे दिखा दिया आईफोन जो है वो 30,000 रुपये का मिल रहा है नया, जो मार्केट में आपको 70 या 80 हज़ार रुपये का मिलेगा। तो वहाँ से लोग ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं, कई बार 2-2 हज़ार की सेल निकाल देते हैं। अच्छा, जी तो ये तो हुआ ऑनलाइन मार्केट या ऑनलाइन बाइंग के लिए जो जी। प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट होने लगा है, हाँ जी। उसको कैसे बच सकते हैं? उसमें डिजिटल अरेस्ट में तो वो भी जोड़ते हैं ना, अरे क्या कहते हैं, स्पाइक पे आइए, क्या कहते हैं, स्काइप पे आइए, जी। तो क्या करिए?
सर डिजिटल अरेस्ट जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। इसमें सबसे पहले फंसाया था इन लोगों ने डॉक्टर्स को। हाँ। ये क्या करते हैं, जैसे अगर हम आज भी गूगल करें आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन लीक, तो बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड जो हैं वो ओपनली लीक हो जाते हैं मार्केट में। मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का डाटाबेस भी आज की तारीख में इतना सेफ नहीं है। ठीक है, आपका कोई डाटा लीक हो गया है, जैसे एम्स का भी डाटा लीक हुआ था डॉक्टरों का, तो उन पे जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो उनको सीधा जाके बोलेंगे कि जी आपका ना ये लाइसेंस नंबर है, आपने कोई ड्रग ऑर्डर करा है वो इलीगल है, तो आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं या आपके हॉस्पिटल में आके आपको अरेस्ट करके नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो मेंटल प्रेशर देते हैं कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये एजुकेटेड है या इनको नॉलेज कम है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो डिजिटल अरेस्ट है वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों के साथ हो रहा है। अभी गाजियाबाद नोएडा में एक केस आया था, वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी SCL में। उसको बोला गया कि तुम्हारा, जैसे अगर मैं किसी रैंडम इंसान को कॉल करके बोलूँ जी ये आपके फादर का नाम है, ये आपका एड्रेस है और ये है, तो आप एक बार को शॉक हो जाओगे कि इनको इतनी डिटेल्स कैसे मालूम मेरी। तो वो लोग एक तो पुलिस वाले की वर्दी पहन के रखते हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं सीधी। उनका एक सेटअप बनाया गया होता है जिसमें वो पुलिस की तरह बिहेव करेंगे, जैसे किसी थाने के SHO 2-3 आसपास कांस्टेबल की वर्दी में रेडी कर लेंगे। उसके बाद कॉल करके बोलेंगे जी आप ये बोल रही हैं आपके पापा का नाम ये, आप इस कंपनी में जॉब करती हैं, आधी डिटेल वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से उठा लेंगे। तो आपका जो नंबर है वो यूज़ हुआ है इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हुआ है, या किसी बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप हैं उनमें आपका ये नंबर पाया गया है, जो ड्रग्स की सप्लाई वगैरह भी कर रहे हैं, हवाले में नंबर पाया गया है, तो आपको हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ देना है, तो आप स्काइप पे आ जाइए, अदरवाइज आपको हम अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो इस तरीके से लोग डर जाते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, कहीं मुझसे किसी लिंक पे क्लिक नहीं हो गया। एक फ़ोन हमारे पास कभी आया था, तो उसने ये कहा कि आपका जो कस्टम पार्सल जो है जी वो रुक गया है। हमने कहा हमने कस्टम पार्सल में कोई काम ही नहीं, मतलब भेजा ही नहीं, हमारा हमको कोई आना नहीं था। कहा उसमें आप जो है क्रोकोडाइल का स्किन भेज रहे हैं जी। हमने कहा हमसे इससे कोई मतलब ही नहीं है जी। हमने भेजा ही नहीं है। कहा कि नहीं यही पैन कार्ड नंबर है, यही आपका आधार कार्ड नंबर है, तो उससे कैसे क्या जवाब देना चाहिए किसी को? सर ऐसे लोगों को एक तो डायरेक्टली ब्लॉक कर देना चाहिए। पहली बार अगर आप पे ऐसी कोई कॉल आती है जैसे पुलिस स्टेशन की या कोई, तो आपको अगर फिर भी डाउट हो रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लग रहा है नहीं इसने मेरा पैन कार्ड नंबर है बिल्कुल सही बताया, मेरी डिटेल्स सही बताई, तो आप नियरेस्ट थाने में जाके चेक कर लो, घबराओ मत। लेकिन जो भी आपको कहता है कि फ़ोन स्काइप पे आ जाओ, वीडियो कॉल पे आ जाओ और पैसे की डिमांड करते हैं कि हम फ़ोन पे ही सेटल कर लेते हैं, तो उन सब में हमें ट्रिक नहीं होना है। एक ये होता है ना, अभी जैसे डिजिटल अरेस्ट के जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ क्रिमिनल्स एक चीज और करना सीख गए हैं, वॉइस क्लोनिंग। कि जैसे आवाज मिला देंगे, आवाज, जैसे हम आपकी आवाज इंटरनेट पे पड़ी हुई है पॉडकास्ट पे, वहां से वो क्या करेंगे, क्लिप उठाएंगे आपकी आवाज की, फिर आपकी आवाज से ही थोड़ी बहुत मिलती जुलती आवाज बना देंगे, और फिर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है किसी भी एप्लीकेशन से, जैसे हम जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो परमिशन मांगते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर आपकी मार्केट में अवेलेबल है तो आपसे मिलते जुलते लोगों को फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, आप मुझे इतने पैसे भिजवा दीजिए, ये कर दीजिए। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने अपने नंबर से कॉल नहीं क्यों नहीं किया, कि जी आप बोल सकते हो कि आपका फ़ोन खो गया, लेकिन ये होता है कि वॉइस सेम है, तो फिर इस तरीके से वो पकड़ लेते हैं। इसका वॉइस क्लोनिंग का सबसे ज्यादा जो मिसयूज हो रहा है ना, वो हो रहा है जिनके बच्चे विदेश में पढ़ने गए हुए हैं। अब वो क्या करते हैं, वो वहां से उस टाइम पे कॉल करेंगे जब वहाँ बच्चा सो रहा होगा। इंडिया में कॉल आएगा पेरेंट्स को कि आपका बच्चा जो है वो रेप पार्टी में पकड़ा गया है, ड्रग्स ले रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। बच्चा माँ बाप को, बच्चे जो है वो सो चुके हैं वहाँ पे, अब माँ बाप यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पीछे से बच्चे ऐसा दिखाएंगे, वो आवाज निकालेंगे जैसे वो आपके बच्चे को मार रहे हैं। हाँ, कि वो सॉरी बोल रहा है, सॉरी पापा बचा लो, मम्मी बचा लो, इस तरीके से। तो माँ बाप डर के क्या करते हैं, ऑनलाइन ही वो ऑफर दे देंगे कि आप इतना जो डॉलर है इस अकाउंट में भेज दीजिए, हम यहीं सेटलमेंट कर लेते हैं, अदरवाइज आपका बच्चा जो है 4 या 5 साल के लिए जेल में जाएगा। अब माँ बाप बैठे हैं इतना, मतलब इंडिया में बैठे हैं, बच्चा है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, तो वो डर के मारे मोटा अमाउंट जो है बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर बाद में पता लगता है अगले दिन जब बच्चा कॉल बैक करता है कि बच्चा तो ठीक है, ये तो क्राइम हो गया। इस तरह के केसेस भी बहुत आ रहे हैं। तो इसमें इसके लिए जो है सबसे पहला जब, अच्छा इसमें पुलिस कंप्लेन करना काम करता है, जो से साइबर क्राइम सेल होती है जो पुलिस में, उन लोग को
फ़ोन करके कुछ फ़ायदा होता है? सर ये डिपेंड करते हैं, जैसे अभी क्या है, अभी हमारा जिस तेजी से कह रहे हैं क्रिमिनल्स आगे बढ़ रहे हैं ना, हाँ। हम उस तेजी से मैच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पुलिस वालों के साथ मैक्सिमम जगह ही होता है, एक तो उनको ट्रेनिंग हैंड ऑन प्रॉपर नहीं होती है कि कैसे करना है। सेकेंडली क्रिमिनल जो है वो यहाँ कहीं भी बैठ के कर सकते हैं हमारे साथ फ्रॉड, दुनिया के किसी में कोने में बैठ के क्रिमिनल कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की अपनी लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर बाई चांस हमने जाके कंप्लेन करी, तब तक चांसेस होते हैं बहुत बार कि अमाउंट जो है वो पूरे में घूम गया, तो वो कौन कौन से अकाउंट को फ्रीज करे। अगर इमीडिएट कंप्लेन हो गई है 10-15 मिनट बाद, तो अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, आपका पैसा उसमें बच जाएगा। क्रिमिनल का अकाउंट वो लोग फ्रीज कर लेंगे, आपका पैसा बच जाएगा। बट अगर आप लेट हो गए हो, आपने 4-5 घंटे ले लिए, तब तक वो कहीं और अकाउंट में वो चला कहीं गया। और पहुंच जाएगा, फिर तो वो वापस आना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ अब जैसे मेरे साथ 10,000 का फ्रॉड हुआ, बहुत लोगों के लिए 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है और आज क्या? की डेट में। अब 10,000 रुपये का अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मैं जाके कंप्लेन लिखवा रही हूँ, और वो क्रिमिनल जो है वो बैठा है झारखंड में बैठा है या किसी और स्टेट में बैठा है, आपका जम्मू में बैठा है, हरियाणा में बैठा है, तो पुलिस को उस अमाउंट को लाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और वो पुलिस को इंटर स्टेट अरेस्ट करने का भी परमिशन नहीं मिलती है। पहले उन्हें दूसरे स्टेट में जाने का परमिशन चाहिए, फिर वो लोग सोचेंगे नहीं यार इससे ज़्यादा को तो हमारा खर्चा ही आ रहा है, फिर गवर्नमेंट उसे क्यों अपनी खर्चा बोलने आ रही करेगी, है। क्यों हाँ। खर्चा करेगी पुलिस? जी, तो वो क्रिमिनल्स के पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, साइबर की वजह से काफ़ी कह सकते हैं हमारे पास लिमिटेशंस आ गई है। इसमें हमारे साइबर लॉज चेंज होने चाहिए कि जैसे अगर मेरा पैसा है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मेरा पैसा निकल गया है और पैसा जो है वो किसी और स्टेट में गया है, सपोज वो चला गया मुंबई में, हाँ। तो जो मेरी FIR होनी चाहिए वो दर्ज यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन ट्रांसफर वहाँ पे हो जानी चाहिए एकदम। अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपका दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी अगर दिल्ली वाले पर्सन का निकला है, हाँ। जबकि ये होता है कि ये होना चाहिए कि वो FIR जो है वो मुंबई में ट्रांसफर कर दो जहाँ पे क्रिमिनल का अकाउंट है। हाँ। तो मुंबई में एकदम ट्रांसफर होते ही वहाँ पे एकदम एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल के नियर बाय स्टेशन पे हो गया। तो क्योंकि तुम्हारे हिसाब से इस तरह का मॉडिफिकेशन साइबर लॉज में होना चाहिए? जी। ये नहीं, और क्या क्या होना चाहिए? और सर जैसे आज की डेट में जो हम बात करते हैं वुमेन्स के साथ जो फ्रॉड होता है, जब से AI आई है, अब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े लीडर्स की फोटो और वीडियो भी ऐसे मॉफ्ट कर दी गई हैं कि हम समझ नहीं पाते ये असली है या नकली है। जैसे अभी एक जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं, अंबानी के यहाँ वेडिंग हुई थी, कितने बच्चों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी फोटो जो एडिट करके डाली थी और लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये रियल में गया है या ये फेक है, मतलब उसने खुद बनाई है। इसी तरीके से तो इसको पकड़ने का कोई तरीका होता है? हाँ जी सर। अच्छा। इसमें हमारे AI में टूल्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट लाइसेंस टूल है, कि ये फ़ोटो रियल है या फेक है। अब क्या करते हैं, ये टूल जो है 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के अवेलेबल हैं। अब वो क्या करेंगे, किसी लड़की ने, कॉलेज में ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि किसी लड़की ने किसी लड़के को मना कर दिया या कुछ भी है, तो वो उसके वीडियो मॉफ्ट करके उसके परिवार वालों को भेजना शुरू कर देगा, ये सारी चीज़ें कर देगा। लड़की स्टेशन जा नहीं सकती है, वो घबराती है कि मैं जाऊँगी तो वो है, और सही बात है, अगर वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो पुलिस स्टेशन के पास जो है वो अथॉरिटी नहीं है हाँ। कि उसको लिख के दे दें कि जी ये तुम्हारी फ़ोटो जो है ये फेक है। अब फिर उसे वहाँ पे इशू आ जाता है, फिर उसे समझ नहीं आता। इस चक्कर में हमारे देश में सुसाइड केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लड़कियों के लिए तो हो गया पिक्चर मॉफ्ट वाला, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रहे हैं, रमी आ रहा है या इस तरीके के आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पैसे कमाने के चक्कर में, पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में ऑनलाइन एक एप्लीकेशन में चले जाएंगे, जुए में चले जाएंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा देंगे। और ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सर कि मिडिल क्लास बच्चे ने अपने फादर की प्रॉपर्टी के पेपर भी गिरवी रख दिए, प्रॉपर्टी भी बिक गई पिताजी की। अच्छा जी। और सर ये केसेस हर चौथे घर में आपको देखने को मिलेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में लगा दिया या रमी में लगा दिया, शुरू में प्रॉफिट हुआ, आपको 200 चाहिए था, आपको 400 मिले, आपका कम से कम जब तक आप 50,000 नहीं कमा लोगे वो प्रॉफिट देते रहेंगे आपको। फिर क्या होगा, फिर वो बोलेंगे जी आपका इतना प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन निकालने के लिए आपको सिक्योरिटी फीस जमा कर दो। फिर वो धीरे धीरे आपका सिर्फ उस फोन में रिफ्लेक्ट करेगा, आप उसे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे उस बैलेंस को। अच्छा। जी। अभी सर मैं वाराणसी गई थी एक मिशन के लिए, तो वहाँ पे मैंने बच्चों के बीच में जाके ये ट्रेनिंग दी थी। तो वहाँ पे जो मिड डे मील में बच्चे आते हैं, वो बच्चा आया था, उसके पिताजी जो है वो रिक्शा चलाते हैं, और उस बच्चे पे 4.5 लाख का कर्ज हो गया था, क्योंकि वो गेमिंग प्लेटफॉर्म में फंस गया। पहले उसने 2,000 रुपये लगाए, उसको 4 मिले, 4 लगाया 8 मिले। फिर उसको लगा नहीं ये सही है, ये इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, उसने अपने दोस्तों से भी लेके लगा दिए, उसने अपने जितने भी आसपास के थे सबसे लेके लगाता रहा
कि मैं तुम्हें एकदम बड़ा अमाउंट दे दूंगा, डबल करके दे दूंगा इतने दिनों में, और फिर वो पैसा जो है ब्लॉक हो गया, वो एप्लीकेशन रातों रात बंद हो गई और कुछ पता नहीं चला, और वो बच्चा बहुत परेशान था उस टाइम पे, क्योंकि लोगों से जिसने लिया उसको तो वापस करना ही है। ये सिचुएशन है इस वक्त। और जो ये डेटिंग वेबसाइट्स हैं जी इसमें भी तो बहुत करते हैं गलत काम ये लोग। जी। तो जैसे कि वो टिंडर, हाँ टिंडर एप्लीकेशन, अब जितनी भी ये डेटिंग एप्लीकेशन होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक आते हैं वर्चुअल नंबर, जैसे अभी हम अपने फ़ोन में जो भी सिम वगैरह डालते हैं वो रियल सिम होती है, उसमें नंबर वगैरह होते हैं, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी कंट्री का नंबर ले सकते हो और वो नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 200-400 रुपये में। वो वर्चुअल नंबर कहलाता है उससे, लेकिन जब आप किसी को फ़ोन करोगे तो ऐसे ही लगेगा कि सच में ये नंबर जो है वो विदेश का नंबर है, वो वहाँ से नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब उस नंबर से वो क्या करेंगे, टिंडर एप्लीकेशन पे जाएंगे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाएंगे और अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल पब्लिक है, क्योंकि उन्हें लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, कमेंट्स चाहिए, तो वहाँ से वो फ़ोटोज़ उठा के एक फ़ेक प्रोफाइल बना देंगे। उसके बाद थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, जब लगेगा कि सामने वाला मुझ पर ट्रस्ट करने लगा है तो फेक फैब्रिकेटेड अपना कोई जॉब का वो भेज देंगे, प्रोफाइल भेज देंगे, उसका अपना आईडी कार्ड भेज देंगे फैब्रिकेटेड, और किसी ना किसी बहाने से उनको बोलेंगे कि जी मुझे मेरे फादर को अटैक आया, आप मुझे इतने पैसे दे दो, मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो गया, इस तरीके से। तो फिर टिंडर पे क्या करती हैं लड़कियां, ट्रस्ट करके पैसे दे देती हैं बहुत बारी, तो वहाँ से भी वो काफ़ी ज़्यादा फंस जाती है। एक तरीका तो ये हो गया कि झूठ बोल के पैसे, दूसरा उनको कन्विंस कर लेते हैं कि हमारी तुमसे शादी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, उनसे उनकी न्यूड फोटोज़ वगैरह मंगा लेते हैं, एंड वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रस्ट बेसिस पे हो जाती है, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो ये जो जनरेशन है वो काफ़ी अकेली है मेंटली, उसको मतलब ना वो अपने पेरेंट्स से इतना कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना उनके सच्चे वाले जो दोस्त होते हैं, वो सारी चीज़ें, उनका जो टाइम है वो सब ऑनलाइन जा रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि अकेलापन भी ऑनलाइन दोस्तों के थ्रू ही दूर होगा। तो ये एक अच्छी बात बताई कि जो अकेलापन दूर करने के लिए वो लोग इस टिंडर ट्रैप पे में फंस चले जाते हैं जी, इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, और इस तरह से पैसा भी जाता है, इज्जत भी जाती है, और हाँ मेंटल टेंशन भी बढ़ता है। जी सर। हमने यहाँ तक सुना है कि लोग शादी का बहाना लगा के बुलाते हैं लोगों को जी और किसी जगह होटल में या कहीं, और उसके ऊपर रेप चार्जेस लगा देते हाँ हैं। जी, ऐसे भी लोग फंस जाते हैं, उसके बाद उसमें पैसा भी चार्ज करते हैं फिर बहुत जी। ज़्यादा। वो पूरा सेटअप वगैरह रेडी करते हैं, इसमें बड़े बड़े होटल्स भी मिले हुए होते हैं कि अपना एक फेक प्रोफाइल बनाया, ये सारी चीज़ें करी, मिलने के लिए बुला लिया, चैट्स हो गए, अब चैट्स भी जो है वो इजीली फैब्रिकेटेड करवा दिए जाते हैं। जैसे आज की डेट में जो है हमारे ऑफिसर्स को इतना पता नहीं होता है बहुत बारी कि वो लोग स्क्रीनशॉट वाले चैट्स पे बिलीव कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट तो बनाए जा सकते हैं फर्जी, अब उन्हें ये पता नहीं होता कि उसे कलेक्ट कैसे करना है, रियल एविडेंस कौन सा है, स्क्रीनशॉट कौन से हैं, असली चैट्स कौन से हैं, क्योंकि अभी ये बहुत सारे छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा इशू आता है। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स है उसको अगर किसी ने स्क्रीनशॉट एविडेंस में दिखाया है हाँ जी, तो उसको पकड़ सकती हो तुम कि वो स्क्रीनशॉट? हाँ जी, वो स्क्रीनशॉट है या नहीं है। ऐसे टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे पता लग जाता है कि नहीं ये बना हुआ है या ये रियल है। हाँ जी, उसे इन्वेस्टिगेट करके पकड़ा जा सकता है। और जो डीप फेक बनता है वो कैसे बनता है? सर डीप फेक के लिए वही वीडियोस वगैरह के लिए टूल्स ओपनली अवेलेबल हैं। डार्क वेब आपने सुना होगा, वहाँ से लोग टूल्स उठा लेते हैं और किसी के भी फोटो का या वीडियो का वो डीप फेक बनाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अभी डार्क वेब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ऑनलाइन अभी इसमें आतंकवादी भी इसे यूज़ कर रहे हैं, फेक मेडिसिन भी इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। आपको पासपोर्ट चाहिए, आप उसमें बिटकॉइन में पेमेंट करो, आपका फर्जी पासपोर्ट किसी भी कंट्री का बनके आपके पास रेडी हो जाएगा। कैसे? सर वो लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब जितना भी क्राइम हो रहा है आज की डेट में, जो टॉप क्रिमिनल्स है, जो टॉप हैकर्स हैं, वो सब डीप फेक का यूज़ कर रहे हैं। कुछ जैसे ड्रग्स वगैरह हैं, अब लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो डार्क वेब पे जाते हैं, वहाँ से ड्रग्स ऑर्डर करते हैं। वो डायरेक्टली नहीं मंगा रहे हैं, वहाँ से ड्रग्स ऑर्डर करते हैं, उन्हें लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है, बिटकॉइन में पेमेंट कर देते हैं वो क्रिप्टो में, और फिर वो ड्रग्स उन तक डिलीवर हो जाते हैं ताकि कोई एविडेंस ना रहे। तो इन सब चीज़ों को हमको तो नहीं लगता कि ये पुलिस वाले इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे जानते होंगे,
ये तो ऐसे ही ऊपर ऊपर सब सुन सुन के किसी को, बाकी इन लोगों को उसको टेस्ट करने के लिए कुछ तरीका है इन लोगों पर? ऐसा एक तो इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की, वो थोड़े और अच्छे से होनी चाहिए। दिक्कत ये होती है कि आज जो पुलिस ऑफिसर साइबर लैब में बैठा है, साइबर सेल में बैठा हाँ। है, 1 या 1.5 साल बाद उसका ट्रांसफर फील्ड में हो जाता है, फिर 5 साल बाद उसे फिर साइबर सेल में दिया जाता है। तो ये जो गैप आ जाता है ना, फिर क्योंकि जो नॉलेज उसने मतलब वो ट्रेनिंग उसमें में लिया, एक्सपर्टाइज हाँ, नहीं कर पाते, तब तक ट्रांसफर हो गया। जी। उसमें एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो कि हाँ। देखते ही समझ जाए चीज़ों को। जी, ये बहुत बड़ा लूप होल है कि क्योंकि ऑफिसर आते उसे लगता है 6 महीने काटने हैं साइबर सेल में, क्या मैं ट्रेनिंग लूँ, फिर हाँ। तो मुझे फील्ड में ही जाना है, STF में पोस्टिंग हो गई है, हाँ। ATS में हो गई है। हाँ, तो इसके लिए क्या तुम्हारा सुझाव है कि मतलब जैसे गवर्नमेंट में या किसी या पुलिस में या इन जगहों पे तुमको कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, जैसे लोगों को समझ में आए कि क्या क्या हो सकता है? सर इसमें ट्रेनिंग जैसे आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। पुलिस की रेगुलर वर्कशॉप्स इंपॉर्टेंट है। साइबर लॉ में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हाँ। क्योंकि जब तक वो लिमिटेशंस रहेगी, जैसे हमने स्टेट वाली वो करी या किसी को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब तक क्रिमिनल्स बढ़ते रहेंगे। और डाटा प्राइवेसी, क्योंकि सारा खेल जो है आज की डेट में वो डाटा का है। तो डाटा को कैसे प्राइवेट रखा जाए? सर्वर से सर्वर होना चाहिए अपना या कुछ होना चाहिए ना? अपना सर्वर होना चाहिए। उस सर्वर की सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठे रहने चाहिए। इसके अलावा जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं उन्हें मोबाइल्स वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो आगे डाटा भेजते हैं। हाँ, जैसे बैंक हाँ। वाले हैं, बैंक वाले ही बता देते हैं कि ये इतना पैसा इनके अकाउंट में आया है, तो वो बता जी देते सर, हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जैसे डार्क वेब है ना, वहाँ पे सबकी डिटेल्स बिकती हैं कि ये सिल्वर कैटेगरी के लोग हैं, इनके अकाउंट में 5 लाख तक बैलेंस रहता है, ये गोल्ड या इनके उसमें 20 लाख तक का बैलेंस मिलेगा। और क्रिमिनल्स जाके, हैकर्स जाके वो डाटा खरीदते हैं, ये प्लेटिनम इनके में 50 तक का मिलेगा, तो उनके अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब दे देते हैं। तो वो आपको रैंडम लिंक्स भेजते हैं, होता है ना बहुत बार हाँ। कि लिंक आया, क्लिक किया, पैसे गायब। या वो तो सिर्फ हमसे OTP मांग रहे हैं, उन पे बाकी डिटेल्स कैसे आई, वो सब जो है वो डाटा आपका बैंक की साइड से कहीं ना कहीं से लीक हुआ है, क्योंकि वो सारी डिटेल्स सिर्फ बैंक के पास थी, वो मार्केट में कैसे? तो उसको कैसे, क्या बैंक अपना वो सिक्योरिटी नहीं करता? बैंक के पास कुछ साइबर सिक्योरिटी का वो नहीं होता? सर वो अपने सर्वर की सिक्योरिटी कर देते हैं, लेकिन जैसे ये ब्रांचेस खुली हैं, इनमें कोई ऐसा स्पेशलाइज कोई बैठता नहीं है कि हाँ वो चेक करे कि कोई पर्सन डाटा तो लीक नहीं कर रहा है, उनकी ईमेल आईडीज रेगुलर चेक करें, उनके जो पर्सन, क्योंकि बैंक वालों की पर्सनल ईमेल आईडीज भी चेक होनी चाहिए, क्योंकि वो डाटा में हो सकता है गवर्नमेंट ईमेल आईडी से अपने में ट्रांसफ़र कर दें किसी वर्क पर्पज से और आगे फिर जाके वो बेच दें। वो तो अपने इनकम के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, वो पेन ड्राइव वगैरह तो नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन ये चेकिंग किसी भी ब्रांच में नहीं होती कि हाँ कभी कोई पेन ड्राइव लेके आ जाए और उसमें डाटा कॉपी करके ले जाएगा, इन्हें कैसे पता लगेगा? और वो डाटा जो है वो, जैसे दिल्ली की कोई ब्रांच है, CP की ब्रांच है, SBI का बैंक है, कोई आया अपना नॉर्मल कैशियर या कोई एम्प्लॉय आया, उन्होंने पेन ड्राइव में डाटा लिया और वो मुंबई या साउथ के रीजन में जाके बेच दिया, तो कहीं शक भी नहीं होगा कि ये पैसा जो है वहाँ तक कैसे निकला। ये चीज़ें हैं। तो ये बताओ कि इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में साइबर क्राइम्स में? इंडिया सबसे हायर में है कि कहाँ जा रहा है? USA वगैरह काफ़ी कंट्रीज हैं, बट इंडिया जो है वो टॉप 20 में रहता है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो इतना फेयरली नहीं आता है मार्केट में निकल के ना। हाँ। जैसे आज की डेट में बच्चों के जो सुसाइड केस हो रहे हैं उसमें 90% रीज़न जो है कहीं ना कहीं डिजिटल क्राइम से रिलेटेड होता है। या तो वो कहीं बहुत सारा पैसा हार चुके होते हैं, या उन पे बहुत सारा लोन होते हैं, या उनकी कोई ऐसी वीडियोस वगैरह जो है वो लीक हो चुकी होती है। अब 700 से 800 सुसाइड। वीडियो लीक होना, मान लो कोई लड़की है उसकी न्यूड फोटोग्राफ लीक हो गई जी, तो उसमें इतना डरने का क्या ज़रूरत है? हमको ये समझ में नहीं आता है कि इतना क्या है। वो कह सकती है कि ये लीक हुआ है, किसी ने हमसे ऐसे लिया वैसे लिया, उसको कैसे क्या किया जाए उसका? सिर्फ बच्चे जो है वो डर जाते हैं। हाँ। क्योंकि उनकी एक तो फैमिली नहीं समझ पाती, हाँ। फैमिली अगेंस्ट हो जाती है, सोसाइटी अगेंस्ट हो जाती है, वर्क प्लेस पे वो दोबारा काम नहीं कर सकती अगर उसकी इस तरह की वीडियो और फोटो लीक हो गई है। क्योंकि एक होता है ना कि सब कैसे देखेंगे, वो सब फोबिया, ऊपर से हमारा जो कल्चर है वो सारी चीज़ें, वो चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं करता है।
लेकिन ये है कि अगर हो जाती है तो उस लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसा चीज़ें हैं, इतनी अथॉरिटी है अपने साइबर सेल्स में कि वो उसको डाउन कर सकते हैं, इंटरनेट से हटा सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जैसे बहुत सारे आयोग वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी जाके अगर लड़की कंप्लेन करे, उसे एक लेटर मिल जाए कि हाँ ये वीडियो उसकी नहीं है, अगर कोई फेक वीडियो बना के लीक कर रहा है तो उस पर एक एविडेंस हो जाता है, जहाँ पे ये होता है कि उसकी इज्जत बची रहती है, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। आज की डेट में लड़कियों को सबसे बड़ा डर ही होता है, अगर हम लोग एक कॉलेज में भी जाएंगे ना, 7 या 8 से ऐसी लड़कियां निकल के आएंगी जिनके इस तरह के केसेस होंगे ही होंगे। अच्छा जी। 100 लड़कियों में से 7 से 8 लड़कियां ऐसी हैं आज की डेट में जिनके साथ ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं। और लड़कों के साथ क्या हो रहा है, वो जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में उन्हें जॉब सर्च करनी थी, उन्हें टेलीग्राम पे गए, उन्हें एक ग्रुप में ऐड किया गया, उन्हें बोला गया कि हम आपका पेटीएम यूज़ करेंगे, आपका अकाउंट यूज़ करेंगे और आपको उसका 4 से 5% जो है वो कमीशन दे देंगे। आप अपना डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो बढ़वा दीजिए। अब बच्चे को लगा कि मेरा तो ये काम है कि मुझे यहाँ के पैसे उधर देने हैं, मेरे जो है अपने पर डे के 2000 रुपये बनने हैं, तो फिर क्या दिक्कत, क्या नुकसान है हमारा। हाँ। अब हुआ क्या, वो जो पैसा था वो हवाले का होता है पहली चीज़, या फिर साइबर क्रिमिनल्स का होता है जो घुमाने के लिए काम आता है। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने कोई पुलिस ऑफिसर बैठता है किसी केस की, तो उसमें पकड़ा कौन जाता है, वो बच्चा। अब कॉलेज का एक बच्चा है, वो जा रहा है इस तरह के कर रहा है, तो फिर वो अपने 4 दोस्तों को भी लगा देता है कि तुम भी कमा लो। कॉलेज में तो दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर होता है कि ऐसे ऐसे है, ये वर्क है, पार्ट टाइम है, इससे हमारा अपनी पॉकेट मनी का निकल जाएगा, ये सारी चीज़ें। और फिर वो पूरा का पूरा बच्चों का ग्रुप जो है वो फंस जाता है, और जो असली क्रिमिनल है वो पकड़ में नहीं आता, बच्चों पे केस चलता रहता है 2-2 3-3 साल। बताओ, तो ये तो तुम मतलब हर 4-6 लड़कियां जरूर होंगी उसमें, हाँ। किसी भी कॉलेज में, किसी भी उसमें। जी। अरे ये जो फोटो खींच रही है तुम्हारी, ये खुद फंस गई है। ओके। ये खुद फंस गई, इसका जो है इससे 20,000 रुपया मांग रहा था वो, तो ये फंस गई थी, लेकिन पता नहीं बच गई कैसे। हाँ। जबकि इसको ट्रेनिंग मैंने कराई है, यहाँ पे हमने साइबर सिक्योरिटी पे ट्रेनिंग कराई है सबको। ओके। लेकिन फिर भी फंस जाते हैं लोग इतना के बाद भी। सर इवन जो डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे थे, उसमें एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी का ही क्लिप ले रहे हो ना। हाँ। साइबर सिक्योरिटी की कंपनी का सीईओ भी फंस गया। हाँ, डिजिटल अरेस्ट में कि आपने ऐसे ऐसे फेक सॉफ्टवेयर बना के बेचा है और उस कंट्री को बेचा है। उसको ये पता लग गया तो उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से कि इन्होंने लास्ट विजिट इस कंट्री में किया था। बस अच्छा। उसने कहानी बना ली कि आप डीलिंग के लिए गए थे, लेकिन आप फर्जीवाड़ा बेच के आए हो, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है बाय CIA और ये सारी चीज़ें। तो वो फंस गए, ट्रैप हो गए। मतलब ये है कि अगर आप हर पॉइंट पे आपको अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि उन पे आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स है। ये सारे केसेस आते हैं। तो आपने पूरा साइबर लॉ पढ़ा हुआ है, जो इंडियन उसमें है, साइबर लॉ पढ़ा है जी। तो उसके लेखुना निकालिए, तो फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाए पुलिस में। ये क्योंकि देखने वाले लोग जो हम ये भेजेंगे उसमें हमारे परिचित लोग हैं जो पुलिस में हैं, IB में है, CBI में है, तो उनको भी हम ये अवगत कराएंगे कि इस तरह की लड़की है जो कि ट्रेन कर सकती है, बता सकती है आपको जी। इसके सेमिनार ऑर्गेनाइज कराइए जी तो कर सकती है। और भी हमने सुना 1-2 जगह, जैसे कुछ लोग न्यूड फोटोग्राफ अपने ही जी भेज देते हैं, फंस जाते हैं उसमें, और उसको कहते हैं कि हम वायरल करने जा रहे हैं, हमको पैसा दीजिए। हाँ जी। तो इसका क्या कोई वायरल माने कोई ऐसे भी कर सकता है? सर वो क्या करते हैं, वो उसकी कांटेक्ट लिस्ट में जाएंगे। हाँ। अगर उनकी ID पब्लिक है, वहाँ शेयर कर देंगे, उनके पेरेंट्स को शेयर कर देंगे, उनके घर वालों को शेयर कर देंगे, इन लॉस को शेयर कर देंगे, तो वो डर जाते हैं। होता है क्या, बहुत बार ये होती हैं, 60% टाइम होती है। 40% टाइम क्या होता है कि आपने किसी फर्जी एप्लीकेशन से लोन ले लिया। अभी बीच में लोन एप्लीकेशन वाला भी बहुत चला था, उन्होंने आपकी नॉर्मल फोटो ली, उसको भी एडिट कर दिया। लेकिन ये होता है कि सोसाइटी मानती नहीं है कि ये फेक है, ये सारी चीज़ें। तो मेरा मानना यह है कि सर हमें एक तो अवेयरनेस बहुत बड़े स्तर पे ले जानी है, और ये अवेयरनेस ये नहीं कि जैसे अभी तक इंडिया का जो पैटर्न है वो ये रहा है कि हम OTP वाली अवेयरनेस को ही अभी तक ले जा रहे हैं। लेकिन अब तब से लेके अब तक इतने सारे फ्रॉड आए हैं, इतना वो हो गया कि डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो, गेमिंग, उन चीज़ों तक तो बात ही नहीं आई है। और जब तक हम इन्हें अवेयर करेंगे तब तक 4-5 नए तरह के फ्रॉड आ जाएंगे।
वॉइस क्लोनिंग हो गया, फैब्रिकेशन इमेज, ये सारी चीज़ें। तो हमें अवेयरनेस को स्प्रेड तो करना है बट अपडेटेड भी करना है। हम लोग अभी OTP वाले पे हैं। ही अटके हुए हैं। हाँ। अब तब से लेके अब तक 100 से ज़्यादा साइबर फ्रॉड आ गए हैं इंडिया में। और इंडिया में पर डे जो है 200 करोड़ का साइबर क्राइम होता है। और 700 लोग ऐसे ट्रैप होते हैं जो लोग सुसाइड करने का जिनका ख्याल आ जाता है डेली। तो पुलिस को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी तो, जैसे जामताड़ा है, जी, जामताड़ा जगह है जहाँ ज़्यादातर ये लोग इस तरह का जी। काम करते हैं, पेड़ पे चढ़ के सब करते हाँ हैं। जी। तो इन जगहों पे छापे नहीं मारती पुलिस? सिर्फ वो नक्सलाइट एरिया हो जाता है। हाँ। अभी जैसे ये वाला जामताड़ा वाला था, वो जब से वो बाहर आई तो तब से वो लोग नोएडा वगैरह शिफ्ट हो गए। अब वो क्या होता है, जब हम लोकेशन मंगाते हैं तो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है, लेकिन अब कोई सोसाइटी में रह रहा है और वो है 50 मंजिला इमारत है, अब उसे हाइट वाइज कैसे ढूंढेंगे कि कौन से फ्लोर पे है। वो लोग इस चीज का, इन लूप होल्स का बड़ा फायदा उठाते हैं, क्योंकि आम जनता को पुलिस परेशान कर नहीं सकती। और अगर ऐसे जाके एकदम ढूंढने लगे तो इतने में तो वो 50 मंजिल है, कहीं से भी निकल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो नहीं आनी चाहिए थी, बाहर पर आ गई। अब जैसे जो ब्लैंक कार्ड्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की भी क्लोनिंग बना लेते हैं। एक मशीन आती है इजी MSR सर, उस मशीन का साइज ऐसे होता है, ब्लूटूथ से ऑपरेट होती है वो। और क्या करते हैं, जो ये जब हम मैकडी वगैरह शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, ये लोग हमसे हमारा कार्ड लेते हैं। ये कार्ड क्लोनिंग मशीन होती है इजी MCR। इसे अपने यहाँ पे बेल्ट के पास लगा लेगा जो आपका बिलिंग करता है। अब आप उसे कार्ड देते हैं, वो कार्ड आपका यहाँ लगाता है, फिर आपसे पिन डलवाते हैं, और जहाँ बिलिंग काउंटर होता है मैक्सिमम वहाँ पे CCTV भी होता है उसी के ऊपर। तो वहाँ से वो आपका पिन नोट कर रहा है। अच्छा। CCTV में आपका पिन आ रहा है। हाँ। क्योंकि हर बिलिंग काउंटर के ऊपर CCTV होता है। हाँ। हर मॉल में। अब आपने पिन डाला, पिन तो वहाँ वो हो गया। जब वो आपको निकाल के देता है, एक स्लिप आती है, इतने वो आपको निकाल के देगा, उसे 5 सेकंड लगते हैं, वो ऐसे स्वाइप करके आपको वापस कर देता है बहुत बारी। और यहाँ पे एक बार अगर उसने इजी MSR में ऐसे स्वाइप करा तो आपका कार्ड की कॉपी बन चुकी है। फिर वो ब्लैंक कार्ड लेते हैं, उसमें वो कर देते हैं, जो होता है ना कि अपने आप ही हमने कहीं से ट्रांजैक्शन नहीं किया, हमारे ATM से पैसे निकल गए, तो वो कार्ड क्लोनिंग का केस तो होता वो है। हमको किसी न किसी को तो अपना कार्ड देना ही पड़ता है। लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं, जब हम कार्ड देते हैं तो एक तो हमारी नज़र पूरी कार्ड पे रहनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपना सामान देखने में लग जाते हैं, वो करने में लग जाते हैं। उसे ये भी देखना है कि वो 2 सेकंड के लिए भी कार्ड नीचे ना ले जाए। अपना पूरा, जब आप कार्ड में खुद कार्ड डालो, मशीन में खुद ही निकालो, ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह हम लोग करते हैं, उसमें एक अकाउंट, उसमें अपना कभी सेविंग मत रखिए। सेविंग अकाउंट अलग बनाइए, और उसका तो आप ATM कार्ड भी मत बनवाइए। एक नॉर्मल अकाउंट रखिए, और उसमें आपका ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए, 10-15 हज़ार, कि अगर जितना चला भी जाए आपको दुख ना हो। जिससे आप अपना शॉपिंग कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें कर लीजिए, फ़ोन रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे करते रहिए। ये है कि 2 अकाउंट होने चाहिए घर में। जैसे एक जो सेविंग वाला है, उसकी तो कोई डिटेल आप ऑनलाइन डालोगे मत। अच्छा। तो ये एक सबको सुन लेना चाहिए कि 2 अकाउंट होने चाहिए। हाँ, 2 होने चाहिए। जैसे फैमिली में 4-5 अकाउंट है, जो अकाउंट में आपकी सारी सेविंग्स पड़ी है, उस अकाउंट का तो आप ATM कार्ड ही मत बनवाओ। ज़्यादातर तो हम लोग उसी का बनवाते हैं। हाँ, उसका बनवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट है। आप जो सैलरी अकाउंट है आप लोगों का, जैसे मदर का मैक्सिमम सेविंग अकाउंट होता है, आप अपना सारा पैसा जो है वो उसमें डाल लो, जो आपका मंथली है वो उसमें रख लो, कि ऐसा ना हो कि जब जाए तो सारा ही सेविंग उड़ जाती है लोगों के, 20-20 लाख, 25-25 लाख एकदम जा रहे हैं। अपना उस अकाउंट को कहीं भी वो मत करो। और एक फ्रॉड और होता है इससे, वो होता है आधार कार्ड से जो पेमेंट शुरू हुआ था ना अभी हमारा आधार कार्ड पेमेंट इनेबल सिस्टम। हाँ। जी, उसमें क्या होता है कि वो लोग 10,000 रुपये तक की लिमिट होती है। अब उसमें हम लोग सोचते हैं कि यार उनको एक तो हमारा आधार कार्ड का नंबर चाहिए होता है और बायोमेट्रिक्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो ये सेफ होगा, ठीक है। बट और उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको अपना आधार कार्ड, आपके बायोमेट्रिक्स, आपके बैंक अकाउंट का नाम और नंबर। अब बायोमेट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, जब लोग लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो लगते हैं, ठीक है, वहाँ से आपके बायोमेट्रिक्स लीक हो जाते हैं। या हम बहुत बार होता है कि एक टेंट हाउस सा बना हुआ है, वहाँ पे लोग सिम बेच रहे हैं, जब आप सिम भी खरीदते हो आप अपने बायोमेट्रिक्स देते हो,
तो वो बायोमेट्रिक्स वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम सिम देते हैं या लोन अप्लाई करते हैं तो वो हम अपने आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खुद ही दे देते हैं। जैसे लोन अप्लाई किया तो हमने अपने बायोमेट्रिक्स दे दिए, आप अपना आधार कार्ड भी दोगे लोन के लिए, आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दे दोगे, तो वो क्या करेंगे, आपका उनके पास सब कुछ तो है, तो वो आपका आधार से भी पैसा निकाल लेते हैं 10,000 करके। तो इसका जो है हमारा आधार कार्ड का जो गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है आधार कार्ड वाला, आप उस पर जाओ, आप अपना आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स ऑफ करके रखो, उसमें ऑप्शन आता है। अच्छा। हाँ, वरना आपके बायोमेट्रिक्स का भी मिसयूज हो जाता है और वहाँ से सीधा पैसे निकल जाते हैं। उसमें ऑफ कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, तो सब लोग को कर देना चाहिए ऑफ भैया। ई आधार कार्ड करके एप्लीकेशन आएगा, हाँ। आप उसको ऑफ कर दीजिए अपने बायोमेट्रिक्स को, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि हमने कहाँ का अपने फिंगरप्रिंट्स दे रखे हैं, क्योंकि वो लोग उसका भी डाटा जो है वो उन पे सेफ रहता है। जी। तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ जनता को, लड़कियों के लिए क्या क्या चीज़ें बचा के रखनी चाहिए सतर्कता अभियान में? जी। क्या चीज़ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये बताइए। एक तो ये जो रील्स वाला जो ट्रेंड आया है कि हम कुछ भी अपना ऑनलाइन डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप सच में पब्लिक फिगर हैं तो ही आप डालिए, अगर आप कोई पब्लिक फिगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी अपना अकाउंट, एक कहते हैं ना कि प्राइवेट है, प्राइवेट रखिए और उसमें मैक्सिमम फ़ोटोज़ मत डालिए। अपना आईडी पासवर्ड हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, बहुत बारी होता है कि हाँ हम अपने फ्रेंड को दे दिया, वो यूज़ कर लेगी, या ये सारी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में बच्चे बहुत करते हैं। बिल्कुल अपने फ्रेंड को अपना आईडी और पासवर्ड्स बिल्कुल मत दीजिएगा। फिर आप अपनी कोई भी ऐसी प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो व्हाट्सएप पे भी कहीं भी किसी को शेयर ना करें, क्योंकि लड़कियां कर देती हैं। बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि हमने तो अपनी गायनिक को भेजा था। नहीं, आप ऑनलाइन ऐसी वीडियोस और फोटो मत भेजिए, क्योंकि अगर आपका व्हाट्सएप भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बहुत बारी, अगर आपकी ईमेल आईडी बाई चांस लीक हो गई तो आपका सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन पड़ा होता है और फुटप्रिंट्स आपके हर जगह होते हैं। तो ऑनलाइन कुछ भी चीज़ जो है वो डिलीट नहीं होती। एक बार अगर आपने कुछ डाल दिया तो उसका एविडेंस कहीं ना कहीं वहाँ रहेगा, कैची मेमोरी में रहेगा या कहीं ना कहीं रहेगा। तो आप ऑनलाइन सिर्फ उतना ही डालो जितना आप पब्लिक में दिखा सकते हो। तो कुछ बातें हैं, उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रह सकते हैं। और फोन कॉल्स में, और ये वो जो होता है ना कि कोई लिंक को क्लिक मत करिए, कोई अक्सर भेज देते हैं कि कोई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी, जैसे होता है कि कोई नई मूवीज़ वगैरह आई हैं या कोई आपको ऑनलाइन बोल रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए, उसको डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि हर एप्लीकेशन कोई ना कोई परमिशन मांगता है। और बहुत बार होता है कि वो इनेबल वायरस आपको उसके साथ बाइंड करके भेज देते हैं। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे आपका पूरा का पूरा फ़ोन जो है वो हैक हो सकता है, जिसमें आपका कैमरा भी चला जाएगा, आपका माइक भी चला जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हम जानते हैं, हम जैसे अगर नॉर्मल, चाहे आप कोई भी फ़ोन यूज़ करें, आईफोन यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपके माइक की परमिशन जो है वो एक्सेस करते हैं। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अगर हम आज यहाँ पे बैठ के शूज़ की बात करेंगे, 4-5 बारी शूज़ की बात कर लिया, वो सारी चीज़ें, तो हमें अचानक से उसकी नोटिफिकेशन आने लगेंगी कितने % डिस्काउंट। इसका ये मतलब है कि हमारा फ़ोन का ऑडियो सिस्टम जो है वो भी डाटा कलेक्ट करके बाकी एप्लीकेशंस को बेचता है। तो आप अपने फ़ोन के साथ कितना वो रखते हैं प्राइवेसी वाला सेटिंग, वो आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आज की डेट में लोगों की रियल लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन उनके बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिना जाने सुने बहुत सी परमिशन यस यस करते जाते हैं ना जी। तो हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी नया एप्लीकेशन मार्केट में आया है, एकदम यूज़ मत करो। जैसे कोई ट्रेडिंग का आया है, कोई रमी का आया है, एकदम एप्लीकेशन यूज़ मत करो। पहले देखो वो एप्लीकेशन कब बना है। जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो प्ले स्टोर से ही करो या एप्पल स्टोर से करो। रैंडमली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आया हुआ कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो। और जब आप उससे प्ले स्टोर से करते हो तो भी आप चेक करो ये कौन सी डेट को बना है, इसके कितने यूज़र्स जो है, कितने यूज़र्स ने ऑलरेडी उसे डाउनलोड कर रखा है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद रिव्यूज़ में जाके जरूर पढ़ो कि क्या रिव्यूज़ हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे एक्सिस बैंक है, अगर आज मैं डालूँ तो 5-6 एप्लीकेशंस आ जाएंगे, मुझे पता ही नहीं लगेगा कौन सी असली है कौन सी फर्जी है। तो उसमें ये चेक करो, क्योंकि जो सही एप्लीकेशन होंगे उसके सबसे ज़्यादा डाउनलोड होंगे, वो सबसे पुरानी भी बनी हुई होगी। तो कुछ सतर्कताएं हैं अगर हम उसे लेंगे, क्योंकि अगर किसी के साथ उस एप्लीकेशन से फ्रॉड हुआ होगा उसने रिव्यूज़ में जाके जरूर लिखा होगा।
आज की डेट में ये होता है कि अगर हमें चोट भी लगती है हम सबसे पहले इंटरनेट को बताते हैं, स्टेटस डालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस एप्लीकेशन की वजह से यूज़र को दिक्कत आई होगी, उसके पैसे फंसे होंगे, तो उसने रिव्यूज़ में जाके कमेंट जरूर किया होगा। और फर्जी एप्लीकेशन जो है वो इतने टाइम तक रहती नहीं है, तो आप चेक करो कि वो एप्लीकेशन कब बनी है, कितने डाउनलोड्स है और क्या रिव्यूज़ है। ये जो तुमको ये जो मिला है अवार्ड, इस तरह का अवार्ड जो है, पहली लड़की हो? जी सर। तो इसको हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये अवार्ड तुमने 5,000 पुलिस ऑफिसर्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, एजुकेट किया है। जी सर, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे केसेस आ जाते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि ये महिला सुरक्षा के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अच्छा एक उद्यम हो तुम्हारी तरफ से, हम लोगों की तरफ से, हम लोग इसको बढ़ाएं। और विद इन द लाइफ की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह की चीज़ों को और बढ़ाओ। और इसमें कोई ऐप भी डेवलप किया है क्या तुमने? नहीं, इसके लिए कोई ऐप नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग, वेलकम। आती रहो, जब भी यहाँ हो हम बताएंगे तुमको और भी क्या क्या करना।